तो दोस्तों, कैसी चल रही है आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी एकदम ज़बरदस्त चलती होगी। और आज की इस वीडियो में हम बोर्ड परीक्षा 2025 होने वाली है। जैसा कि आप जानते हो भाई, कक्षा 12 भौतिक विज्ञान की परीक्षा कब होने वाली है। तो कक्षा 12 भौतिक विज्ञान की परीक्षा 6 मार्च को होने वाली है ना। 6 मार्च 2025 को परीक्षा होने वाली है। तो आज की इस वीडियो में आप कंप्लीट बने रहिएगा। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको 2025 वाला प्रश्न पत्र लेकर के आया हूं, जो कि 2025 में ही पूछा जाएगा 6 मार्च को, है ना। तो आप इस वीडियो को एंड तक कंप्लीट देखिएगा। और कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो होने वाली है। यहाँ पर आप नाम और अनुक्रमांक डालते हैं ना, और 6 पेजों का अब ये पेपर होने वाला है। हालांकि 6 से ज़्यादा होगा, क्योंकि ये मैंने खुद डिज़ाइन किया है। हिंदी लैंग्वेज ही डालिए। अगर आपको जो बोर्ड परीक्षा में पेपर मिलेगा ना, तो उसमें 2 लैंग्वेज होंगी, हिंदी प्लस इंग्लिश, है ना। दोनों बाई लैंग्वेज में आपका पेपर आता है। 70 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। और 3 घंटे 15 मिनट को आपका टाइम मिलेगा, है ना। 3 घंटे 15 मिनट का टाइम आपको मिलने वाला है। नोट आपको ध्यान रखना है कि प्रारंभ के जो 15 मिनट है ना, परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए निर्धारित किए जाते हैं। ओके, और ये निर्देश भी आप अच्छे से पढ़ लेना। मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखे हैं, तो मैं बार बार आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा इन्हें बताकर, है ना। तो मैं डायरेक्टली अपने प्रश्न पर आता हूँ। खंड अ, जैसा कि आप जानते हो, खंड अ में क्या पूछा जाता है, तो बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न हमसे कह रहा है कि एक शुद्ध प्रेरकत्व में औसत शक्ति का क्षय होता है ना। तो ये हमसे प्रश्न कह रहा है। और ऑप्शन आपके सामने है हाफ Li² या फिर Li² या फिर 1/4 Li² या 0। तो यहाँ पर हम बात करें इसका राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर आपने फिजिक्स को अच्छे से पढ़ा है तो आप इसका राइट आंसर बता पा रहे होंगे कि इसका राइट आंसर हमारा डी नंबर होने वाला है, यानी कि 0। जो शुद्ध प्रेरकत्व होता है उसमें औसत शक्ति का क्षय 0 होता है, यानी कि 0 होता है। ओके, 1 नंबर से आपसे बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं। ओके, चलिए, ये आपने अच्छे से समझ लिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ख नंबर प्रश्न है। आपसे पूछा जाएगा कि विद्युत विभव का मात्रक, है ना। विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है। तो ये बच्चे जानता है कि भाई विद्युत विभव का मात्रक हमारा जो होता है ना, जूल प्रति कूलाम होता है। जूल प्रति कूलाम। V बराबर क्या होता है, W/Q होता है ना। तो W का क्या होगा, W का क्या होगा, वर्क जूल और पर कूलाम, है ना। आवेश है तो कूलाम में मापा जाएगा। तो इस तरह से आप जूल प्रति कूलाम इसे बताएंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका है ग नंबर, जो कि क्या है, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है ना। किलोवाट घंटा जो है वो किसका मात्रक है। तो ये भी आप अच्छे से जानते होंगे, क्लास 10th में ही आपने पढ़ लिया होगा कि किलोवाट घंटा का जो मात्रक होता है वो वैद्युत ऊर्जा, है ना। किलोवाट जो घंटा है वो वैद्युत ऊर्जा का मात्रक है ना, वैद्युत ऊर्जा का मात्रक है। प्रतिरोध घनत्व और ये इनमें से कोई नहीं, इनका ये गलत हो जाएंगे ऑप्शन। आपका जो वैद्युत ऊर्जा है ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आपका प्रश्न है घ नंबर, जो कि है यदि आवेश कण का वेग 2 गुना तथा चुंबकीय क्षेत्र का मान आधा कर दें तो आवेश के पथ की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, है ना। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर आप बता भी पा रहे होंगे कि इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होने वाला है, यानी 4 गुनी हो जाएगी, है ना। 8 गुनी, 3 गुनी और 2 गुनी नहीं होगी, बल्कि आपकी 4 गुनी हो जाएगी क्या, त्रिज्या। ओके, पथ की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता μr का मान कितना होगा। 1 होगा या 1 से कम होगा या फिर कम लेकिन 1 से अधिक होगा या फिर बहुत कम होगा, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका भी राइट आंसर आप बता पा रहे होंगे कि इसका राइट आंसर हमारा 1 से कम होगा, है ना। 1 से कम होती है चुंबकशीलता। ओके, अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता कितनी होती है, 1 से कम होती है। क्लियर है, बिल्कुल। इसके बाद नेक्स्ट आपका है च नंबर प्रश्न, जो कि है जब शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि का अपमिश्रण किया जाता है तो उसकी चालकता क्या होती है भाई। तो उसकी चालकता क्या होती है, घटती है, बढ़ती है या फिर कोई प्रभाव नहीं होता या अनंत हो जाती है। ये आपके 4 ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर हमारा बी नंबर होगा, ऑप्शन बी, बढ़ती है ना। बढ़ती है तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, जो कि हमारा क्या है, खंड ब, है ना। खंड बा की ऊपर बात करते हैं कि भाई खंड बा में हमारे किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे और 1-1 नंबर वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। काफ़ी आसान प्रश्न आएंगे। देखिए, प्रश्न 2 में आपका क नंबर है, एक सेल का वैद्युत वाहक बल कितना है, 2 वोल्ट है। इस कथन का क्या अर्थ है, ये आपको बताना है। 1 नंबर में है
वन लाइनर आंसर आपको करना रहेगा, है ना, काफ़ी आसान होते हैं। इसके बाद ख नंबर आपका प्रश्न है, एक बंद पृष्ठ के भीतर n वैद्युत द्विध्रुव हैं, है ना, तो बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा यह हमें बताना है और 1 नंबर में ये प्रश्न पूछा गया है। काफ़ी आसान प्रश्न है, इसका भी आप आंसर कर पा रहे होंगे, है ना। तो इसके बाद नेक्स्ट आपका है ग नंबर प्रश्न, जो कि क्या है, एक एंगस्ट्रॉन्ग तरंगदैर्ध्य वाली एक्स किरण की आवृत्ति कितनी होती है, तो ये भी 1 नंबर में प्रश्न पूछा गया है, इसका भी आप आंसर कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट आपका घ नंबर प्रश्न है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी पराबैंगनी भाग में पाई जाती है ना, तो ये भी 1 नंबर प्रश्न में 1 नंबर में पूछा गया है ये प्रश्न। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आपका है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता प्रकाशित सूक्ष्मदर्शी की तुलना में बहुत अधिक होती है, क्यों, है ना, इसका आपको रीज़न बताना है और 1 नंबर में ये प्रश्न भी पूछा गया है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आपका है 4 नंबर प्रश्न, जो कि है लेंज का नियम लिखो, है ना, लेंज का नियम आप अच्छे से जानते होंगे, तो ये भी आपका 1 नंबर में प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद आ जाते हैं खंड सा पर, है ना, खंड सा आपका स्टार्ट हो जाता है। खंड सा में आपसे क्या पूछा जाएगा, प्रश्न नंबर 3 का क, जो कि कह रहा है कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। और ये भैया VIMP क्वेश्चन होने वाला है ना, और 2 नंबर में ये डेरिवेशन पूछा गया है ना, ये डेरिवेशन कितना है, 2 नंबर में पूछा गया है VIMP डेरिवेशन, और काफ़ी आसान है ना, इसे आप कर सकते हो ईजिली। इसके बाद नेक्स्ट हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ख, है ना, जो कि कह रहा है कि 2 संधारित्र जिनकी धारिताएं कितनी है, क्रमशः 20 माइक्रोफैरड और 30 माइक्रोफैरड है, श्रेणी क्रम में तथा समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो तुल्य धारिता हमें बताना। और 2 नंबर में प्रश्न आया है, 2 इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। कौन कौन से 2 संधारित्र हैं जिनकी धारिताएं कितनी है, 20 माइक्रोफैरड और 30 माइक्रोफैरड है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जोड़ना है और इनकी तुल्य धारिता हमें बतानी है। समांतर क्रम में तो आप ऐसे ही बता सकते हो कि 20 30 50 होगी, है ना, और इसको जो है श्रेणी क्रम में भी 1/2 करके लिखेंगे, तो इसको कैलकुलेट आप कर सकते हो, इसका फॉर्मूला होता है ना। तो आपको बिल्कुल पैटर्न से लिखना है, जिस तरह से सीक्वेंस होता है ना उस तरह से आपको लिखना है बिल्कुल अच्छे से। इसके बाद ग नंबर प्रश्न हमसे कह रहा है कि 60 डिग्री कोण वाले प्रिज्म में प्रकाश की किरण डालने पर न्यूनतम विचलन कितना होता है, 30 डिग्री प्राप्त होता है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक बताओ। और ये काफ़ी मज़ेदार प्रश्न है, इसका भी आप फॉर्मूला अच्छे से जानते होंगे, है ना, तो इसे भी आप अच्छे से कर सकते हैं। ओके, क्लियर है, बिल्कुल। इसके बाद नेक्स्ट है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, वही इसकी वीडियो में लेकर के आया हूँ, तो आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार करना, क्योंकि 2025 बोर्ड परीक्षा में आपको यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, है ना, तो आप इन्हें अच्छे से ज़रूर पढ़िएगा। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे ना, घ नंबर प्रश्न, प्रकाश का विवर्तन क्या है ना, एकल स्लिट की सहायता से विवर्तन प्रतिरूप में केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई का सूत्र हमें प्राप्त करना है। 2 नंबर में ये प्रश्न पूछा गया है और काफ़ी आसान प्रश्न है। यकीन मानिए आपने अगर अच्छे से 12th फिजिक्स को पढ़ा है ना, तो आप इनके आंसर कर पा रहे होंगे। और VIMP है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से लेकर के आया हूँ, तो इन्हें आप ज़रूर अच्छे से लगाइएगा। इसके बाद जो हमारा खंड द स्टार्ट हो जाता है ना, खंड द, इसमें 3-3 नंबर के हमसे प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 4 का क नंबर प्रश्न आप देखेंगे तो इसमें बोल रहा है कि एक प्रसारण केंद्र से 300 मीटर, है ना, तरंगदैर्ध्य वाली तरंगे प्रसारित की जाती हैं। एक 2.4 माइक्रोफैरड धारिता वाले संधारित्र उपलब्ध है, तो अनुनादी परिपथ के लिए आवश्यक कुंडली के लिए प्रेरकत्व का परिकलन कीजिए, है ना। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूछा गया और 3 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया है, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, इसे भी आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आपका है ख नंबर प्रश्न, जो कि है वैद्युत परिपथ संबंधित किरचॉफ का नियम लिखिए, है ना, ये भी आपका 3 नंबर में आया है। और देखिए वैद्युत परिपथ संबंधित किरचॉफ का नियम, है ना, किरचॉफ के कितने 2 नियम थे, अब दोनों आपको यहाँ पर लिखना है, क्योंकि इसने बोला तो है नहीं कि एक लिखना है, 2, है ना। वैद्युत परिपथ संबंधित आपको करना क्या है, किरचॉफ के नियम को लिख देना है। 3 नंबर में प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद ग नंबर प्रश्न आपका है L लंबाई की एक तांबे की छड़ B तीव्रता के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में ओमेगा कोण, है ना, ओमेगा कोणीय वेग से एक सिरे के परिता घूर्णन कर रही है, तो सिद्ध करना है क्या, सिद्ध कीजिए कि छड़ के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी EMF E बराबर ½ B ओमेगा L स्क्वायर है।
है ना, ये आपको सिद्ध करना रहेगा। 3 नंबर में ये प्रश्न पूछा गया है और न्यूमेरिकल टाइप प्रश्न है, इसे भी आप अच्छे से कर सकते हो। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आपका है प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है ना, इसके नियम को आपको लिखना है। देखिए प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है ये आपने अच्छे से पढ़ा होगा और इसके जो है नियम आपको लिखना है। ओके, ये भी काफ़ी आसान प्रश्न है, इसे भी आप कर सकते हो। 3 नंबर में ये प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद जो आपका प्रश्न नंबर 5 है वो स्टार्ट हो जाता है। इसमें भी 3 नंबर के प्रश्न आएंगे। तो क नंबर प्रश्न हमसे कह रहा है कि ट्रांसफार्मर की रचना एवं कार्यविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। आपको करना क्या है, ट्रांसफार्मर का चित्र भी बनाना है ना, चित्र भी बनाना है और उसकी रचना, कार्यविधि, है ना, सारी चीज़ें आपको लिखनी है। और ये 3 नंबर में प्रश्न आया हुआ है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ट्रांसफार्मर इस बार के लिए भी, है ना, तो मैंने आपको बता रखा है वीडियोज़ में, तो इस टॉपिक को भी आप अच्छे से तैयार करिएगा। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है ख नंबर प्रश्न, जो कि है अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति कीजिए, है ना। तो देखिए ये प्रश्न भी काफ़ी आसान नहीं कह सकते, लेकिन ये डेरिवेशन है ना, डेरिवेशन भी इसे आप कर सकते हो। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है 2025 बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से, है ना, मैंने आपको बता भी रखा है। तो अपवाह वेग के आधार पर आपको करना क्या है, ओम के नियम की उत्पत्ति करनी है ना। जो ओम का नियम है उसे आपको सिद्ध करना है अपवाह वेग के आधार पर, है ना। अपवाह वेग और अनुगमन वेग के आधार पर भी बोल सकता है, दोनों बात एक ही है ना, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसके बाद आपका ग नंबर प्रश्न है 2 बिंदु आवेश, है ना। 2 बिंदु आवेश कौन कौन से हैं, प्लस के 9 इलेक्ट्रॉन तथा प्लस का इलेक्ट्रॉन, है ना। आवेश एक दूसरे से कितने 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनके बीच एक आवेश जो है प्लस क्यू कहाँ रखा जाए कि यह संतुलित में हो और संतुलन कैसा रहेगा, स्थायी या अस्थायी, ये आपको बताना है। देखिए हमारे पास क्या है, 2 आवेश हैं, प्लस का 9 क्यू होना चाहिए यहाँ पर, है ना, और यहाँ पर जो है प्लस ई। तो आपको करना क्या है, दोनों को जो है 16 सेंटीमीटर की बीच की दूरी है, ठीक। तो इनके बीच की जो है एक आवेश कितना है, प्लस क्यू है, कहाँ रखा जाए कि संतुलन में हो, और ये आपको बताना है कि संतुलन कैसा होगा, स्थायी या अस्थायी। और ये 3 नंबर में प्रश्न आया हुआ है, तो इसे भी आप आराम से कर सकते थे। इसके बाद घ नंबर प्रश्न हमारा है एम्पियर का परिपथीय नियम लिखो और इसके आधार पर जो है देखिए यहाँ पर एम्पियर का परिपथीय नियम तो पूछा, लेकिन यहाँ पर जो है आपसे कुछ और भी पूछा है ना, दूसरा क्वेश्चन। इसके आधार पर अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक आपको लिखना है ना। तो ये भी आपको करना है, ये काफ़ी आसान है, इसे भी आप कर सकते हो। सबसे पहले आपको एम्पियर का परिपथीय नियम बता देना है, फिर इसके आधार पर जो है आपको अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है ना, वो आपको बता देना है। व्यंजक यानी डेरिवेशन भी इसमें लगा करके दिया है ना। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, तो इसे भी आप अच्छे से तैयार करना। 3 नंबर में ये प्रश्न पूछे गए हैं। ओके, इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है अंगा नंबर प्रश्न, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए, ये भी क्या है भैया, ये भी आपका डेरिवेशन होने वाला है। तो फिजिक्स में सबसे ज़्यादा डेरिवेशन ही होते हैं, तो आपको करना क्या है, डेरिवेशन पे अच्छी पकड़ बनानी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वाले सेट में ही कितने सारे डेरिवेशन पूछ लिए, ये भी आपको 3 नंबर में डेरिवेशन पूछा गया है। ओके, इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर होगी। तो यहाँ पर बात करें नेक्स्ट जो आपका खंड य स्टार्ट हो जाता है प्रश्न नंबर 6, है ना। प्रश्न नंबर 6 में आपसे देखिए खंड य जो होता है ना, 5 नंबर वाले प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे और अथवा लगाकर पूछे जाएंगे, यानी 2 प्रश्न होंगे, दोनों में से एक को करना है और एक प्रश्न 5 नंबर आपको देकर जाएगा। तो प्रश्न नंबर 6 आपसे कह रहा है कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन के नियमों की व्याख्या कीजिए। क्लियर है, ये भी काफ़ी आसान जो है डेरिवेशन है, इसे भी आपने करा होगा, ये 5 नंबर में पूछा गया है। इन केस आपको ये नहीं आता है तो आप करेंगे क्या, इसे स्किप करेंगे, अथवा वाला आप कर सकते हैं। पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए सूत्र का निगमन, है ना। देखिए पतले लेंस बोले या फिर लेंस मेकर बोले, है ना, बात एक ही है। लेंस मेकर यहाँ पर बोला गया है, पतले लेंस बोला गया है और लेंस मेकर भी इसी को कहते हैं। तो लेंस मेकर सूत्र का सत्यापन बोल रहा है करने के लिए, तो दोनों डेरिवेशन ये 5 नंबर आपको देकर जाने वाली हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको बोल रहा हूँ इन्हें आप अच्छे से तैयार करिएगा। इसके बाद 7वां नंबर जो आपका प्रश्न है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि है प्रकाश का विवर्तन क्या है, ये आपको बताना है। और एक स्लिट की सहायता से जो विवर्तन प्रतिरूप में केंद्रीय उच्चिष्ट की जो कोणीय चौड़ाई होती है ना, उसका सूत्र आपको ज्ञात करना है, और ये 5 नंबर में पूछा गया है। अगर आपको ये नहीं आता है तो इसे आप छोड़ सकते हैं, नेक्स्ट अथवा वाला कर सकते हैं। अथवा वाले में क्या बोल रहा है, यंग के प्रयोग में 4000 एंगस्ट्रॉन्ग तरंग दैर्ध्य
का प्रकाश प्रयुक्त करने पर 2 मीटर की दूरी दीप्ति फ्रिंज की चौड़ाई कितनी 0.6 mm प्राप्त होती है यदि, है ना, यदि पूरा उपकरण, है ना, पूरा उपकरण 1.5 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबो दिया जाए तो फ्रिंज चौड़ाई कितनी हो जाएगी, ये आपको बताना है। अथवा में 2 क्वेश्चन होते हैं, दोनों में से क्या एक को ही करना रहता है ना, और ये सारे के सारे क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 8वां नंबर प्रश्न, परावर्ती दूरदर्शी का किरण आरेख बनाकर उसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए, है ना। किरण आरेख आपको पूरा बनाना पड़ेगा, 5 नंबर में पूछा गया है। अथवा में आपसे पूछा गया है अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए, है ना। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छी और निरक्षीय 2 स्थितियों में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत विभव ये ज्ञात करना आपको आना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, टॉपिक इंपॉर्टेंट है 2025 के लिए, है ना। तो इन्हें आप अच्छे से तैयार कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट आपका है लास्ट नंबर क्वेश्चन, जो कि 9 नंबर क्वेश्चन है। इसमें हमसे जो है एक न्यूमेरिकल दिया गया है ना। बोल रहा है कि एक 50 वाट और 100 वाट लैंप को 200 वोल्ट तथा 50 हर्ट्ज विद्युत मेष से मेन होगा, है ना, मेन से जोड़ा गया है। लैंप को जलाने के लिए आवश्यक संधारित्र की धारिता हमें ज्ञात करनी है ना। तो ये भी काफ़ी आसान न्यूमेरिकल है, 5 नंबर में पूछा गया है। एंड इसके बाद नेक्स्ट जो अथवा में क्वेश्चन पूछा गया है, पूर्ण तरंग दिष्टकारी, है ना। देखिए अर्ध तरंग दिष्टकारी और पूर्ण तरंग दिष्टकारी, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर, ये पूछे जाने वाले टॉपिक हैं, है ना। तो इसलिए आपको इन्हें अच्छे से तैयार करना है। इसमें हमसे बोला गया है कि पूर्ण तरंग दिष्टकारी के लिए आवश्यक परिपथ बनाकर वर्णन कीजिए, है ना। अगर आपको ये आता है तो इसे करेंगे, ये आता है तो इसे करेंगे, दोनों में से एक को ही करेंगे तो आपको 5 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। तो इस तरह से जो आपका ये फिजिक्स का पूरा पेपर हो जाता है कंप्लीट, है ना। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, बार बार बता रहे हैं, तो इन्हें आप ज़रूर अच्छे से तैयार करना, क्योंकि बोर्ड परीक्षा 2025 जो आपका 6 मार्च है ना, 6 मार्च को आपका पेपर होने वाला है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन, है ना, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इसी सेट से देखने को मिलेंगे, इसी पेपर से देखने को मिलने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, है ना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि इसी तरह से देखिए फिजिक्स है, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, है ना, वो सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो इसलिए बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना, जिससे कि उनकी तैयारी भी अच्छी हो सके। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।